लास्ट लेक्चर में हमने टीसीएस के प्रोविज़न स्टार्ट किए थे, दैट इज़ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। उसमें अगर आप याद करोगे तो मेन जो सेक्शन है वो है 206 सबसेक्शन 206 सी। इसके अंदर सबसेक्शन 1, 1C, 1F, 1G एंड 1H है, और 1H के साथ हम 194 क्यू करके जो सेक्शन है वो भी डिस्कस करेंगे। अब हमने 206C सबसेक्शन 1, 1C एंड 1F ये 3 सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट लेक्चर में ही। अपने को अभी जो 2 सेक्शंस डिस्कस करने हैं TCS के वो है 206C, 1G एंड 1H। चलो अब पहले तो आप याद करो 206C सबसेक्शन 1 जो है 1, उसमें क्या दिया था कि अगर आप स्पेसिफाइड गुड्स जो है वो सेल करोगे तो स्पेसिफाइड गुड्स सेल करते वक्त आपको सामने से कंसिडरेशन भी लेना है प्लस टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना है। स्पेसिफाइड गुड्स का एक लिस्ट था वहाँ पे, और अब आप याद करो कि अगर यही गुड्स आप परचेज करते हो और जो बायर है मतलब जो परचेज कर रहा है अगर वो कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और फॉर जनरेशन ऑफ पावर, तो फिर वहाँ पे टीसीएस के जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट सामने जो पर्सन है वो ये गुड्स परचेज कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन ऑफ पावर, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो उस पर्सन को सामने से एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इन राइटिंग फॉर्म नंबर 27C करके। फिर 1C के अंदर पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा एंड माइंस अगर लीज पे दी गई है तो जो लेसी है उससे आप लीज रेंट के साथ साथ TCS जो है वो भी क्या कर लेना, कलेक्ट। फिर 206C 1F जो है इसमें अगर आप मोटर कार जो है वो सेल करते हो या फिर ऐसे गुड्स विच आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेल करते हो और उसकी वैल्यू अगर 10 लाख से ज़्यादा है, तो 10 लाख से अगर ज़्यादा वैल्यू होगी तो आप क्या करोगे, कहने से TCS कलेक्ट करोगे, और वहाँ पे 1% रेट था। अब इसमें आप याद करो तो मोटर कार को लेके 4-5 अपन ने पॉइंट्स लिखे थे कि क्या ये सारे मोटर कार पे लगेगा, मतलब लग्जरी कार्स पे भी लगेगा, तो आंसर इज यस। नेक्स्ट, जब एक मैन्युफैक्चरर डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर को मोटर कार बेचेगा तब ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, बट जब वो रिटेल सेल्स होंगे तब ये प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे जो 10 लैक्स का जो अमाउंट डिसाइड किया गया है 10 लैक्स का, दैट इज कैन आई से पर ट्रांजैक्शन, एंड लास्ट मोड ऑफ पेमेंट जो है वो रेलेवेंट नहीं है। अब अपन स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन नंबर 206C सबसेक्शन 1G। ध्यान देना, सेक्शन नंबर 206C 1G क्लॉज A एंड क्लॉज B जो है ये हमें डिस्कस करना है। 206C 1G क्लॉज A एंड क्लॉज B ये हम लोगों को भी डिस्कस करना है। ध्यान से सुनो। अब पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद सेक्शन नंबर 206C 1G क्लॉज नंबर B। ध्यान से सुनना, क्लॉज B में क्या लिखा है आपको याद है ना, अपन TCS के प्रोविजंस पे ई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। TDS के जो प्रोविजंस थे वो अपन ने पे ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे। तो अब देखो यहाँ पे 206C 1G, पहले मैं आपको क्लॉज B सिखा रहा हूँ, फिर अपन क्लॉज A डिस्कस करते हैं। क्लॉज B जो है उसमें क्या दिया है कि अगर एक टूर ऑपरेटर है, बोलो कौन है, टूर ऑपरेटर, और यहाँ पे एक पर्सन है जो ये टूर ऑपरेटर से एक ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज परचेज कर रहा है। क्या परचेज कर रहा है? ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। सो एक पर्सन है जो ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज परचेज कर रहा है, किससे? एक टूर ऑपरेटर से। सो समझो आप एक टूर ऑपरेटर के पास गए
आपने वो टूर ऑपरेटर को क्या बोला कि समझो मुझे आउटसाइड इंडिया घूमने जाना है, तो मुझे एक पैकेज चाहिए, तो अब समझो पर पर्सन कॉस्ट आ रही है 3 लाख रुपीस, और आप लोग टोटल 5 लोग हो जो आउटसाइड इंडिया घूमने जाना चाहते हो। तो अब आप टूर ऑपरेटर को कहने से जब आप ये परचेज करोगे ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, तो ये टूर ऑपरेटर को आप पेमेंट करोगे, पेमेंट तो आप उसको क्या पे करोगे, उसके लिए कंसिडरेशन। तुम्हें समझ में आ रहा है, ये टूर ऑपरेटर इज सेलर ऑफ व्हाट, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, और आप लोग कौन हो, बायर। सो ये बायर है और ये पर्सन कौन है, बोलो, सेलर। सो ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज जो है वो क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो अब जब टूर ऑपरेटर ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज बेचेगा तो उसके साथ साथ आपसे टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। अब क्वेश्चन आ रहा है कितना टीसीएस कलेक्ट होगा। तो आपका जो कंसिडरेशन है वो है अगर अप टू 7 lakhs तो 5% टीसीएस आएगा, एंड बियॉन्ड 7 lakhs अगर होगा तो 20% आएगा ऑन एक्सेस अमाउंट, 20% आएगा ऑन एक्सेस अमाउंट। सो एक्सेस अमाउंट पे 20% बैठ रहा है आपके दिमाग में। तो आप 5 लोग जा रहे थे, टोटल 15 लाख का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहले वाले जो 7 लाख रुपया है उस पे 5%, और बाद वाला जो 8 लाख रुपया है उस पे 20%। अब सुनो, अब एक पॉइंट यहां पे क्या आ रहा है कि अगर आप आउटसाइड इंडिया घूमने जा रहे हो, लेकिन आपने क्या किया है, आपने सारी की सारी अरेंजमेंट्स खुद के हिसाब से की है। सिर्फ आपको है ना आउटसाइड इंडिया जहां पे आप घूमने जा रहे हो वहां पे होटल बुकिंग की सर्विस चाहिए, बस, और कोई सर्विस नहीं चाहिए। तो आप टूर ऑपरेटर के पास गए, आपने टूर ऑपरेटर को बोला कि मुझे सिर्फ आउटसाइड इंडिया क्या बुक करके दो, होटल, बाकी कोई सर्विस मत दो मुझे, मेरे को सिर्फ होटल बुक करके दो। या फिर समझो कि आपने आउटसाइड इंडिया जाने का पूरा प्लानिंग कर लिया है, सिर्फ आपकी जो फ्लाइट की टिकट्स है वो आप एक टूर ऑपरेटर से अरेंज करवा रहे हो। मतलब तुम टूर ऑपरेटर से सर्विसेज ले रहे हो ऑन स्टैंड अलोन बेसिस। आप कुछ एक पर्टिकुलर सर्विस ले रहे हो, जैसे उसको बोल रहे हो मेरे को होटल बुक करके दे या मेरे को फ्लाइट टिकट्स बुक करके दे, बस, उसके अलावा कोई सर्विस आप उससे नहीं ले रहे हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आप एक ही सर्विस ले रहे हो तो क्या हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज परचेज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज? तो अब वही चीज का आंसर यहां पे प्रोविजन के अंदर किया गया है। अब आप अपना टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ये प्रोविजन दिखेगा 206C 1G क्लॉज ए क्लॉज बी। लास्ट 2-3 पेज देखो, लास्ट के उधर होगा, 108 पेज पे है। तो अब उसमें नीचे देखो, तुम्हें पॉइंट्स रिक्वायरिंग अटेंशन में एक पॉइंट नंबर 7 देखो क्या लिखा है, पढ़ो पॉइंट नंबर 7, तुम्हारे बुक में पढ़ो पॉइंट नंबर 7 क्या लिखा है उसमें। लास्ट पॉइंट Q&A फॉर्मेट में दिया होगा, देखो लास्ट पॉइंट, पढ़ो क्या है, आंसर भी पढ़ो उसके साथ साथ। पढ़ा? मैंने उसको है ना थोड़ा सा ये बुक में मॉडिफाई भी कर दिया है, इसलिए लास्ट डे पे अपने को वो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम पढ़ लिया। अब पॉइंट नंबर 7 को आप डायरेक्टली देखो, आपको आंसर में जो दिया है ना, टू क्वालिफाई एज ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, वहाँ से लेके बस लास्ट तक याद रखोगे तो भी चलेगा, क्वेश्चन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर में जो पहली 2-3 लाइन है वो भी आप उड़ा सकते हो। आया ना समझ में कि नहीं समझा? सो आपको कोई पूछे ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज का मतलब क्या, तो कहना से ये 3 में से एटलीस्ट 2 चीज़ें होगी तो ही हम बोलेंगे ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। तो इफ सपोज यू आर टेकिंग सर्विसेज ऑन स्टैंड अलोन बेसिस लाइक ओनली होटल अकोमोडेशन और ओनली फ्लाइट का ये बुकिंग, तो वो सब ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज में कंसिडर नहीं होता है। सो ये आपका पहला यू कैन से सब क्लॉज कंप्लीट हो गया, दैट इज क्लॉज नंबर बी। समझ में आया पहले? तो
अब ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीदते वक्त जो भी तुम पैसा पे करोगे, अप टू 7 lakhs कितना TCS देना पड़ेगा? 5%, एंड बियॉन्ड 7 lakhs आपको 20% देना पड़ेगा। अब आ रहा है नेक्स्ट प्रोविजन, सेक्शन नंबर 206C 1G क्लॉज नंबर ए। अब क्लॉज ए के अंदर क्या दिया हुआ है? क्लॉज ए के अंदर ध्यान से सुनना। अब एक पर्सन है जो ऑथोराइज्ड डीलर है, ऑथोराइज्ड डीलर, और यहां पे है और एक पर्सन, ये कौन सी चीज का ऑथोराइज्ड डीलर है? फॉरेन करेंसी का। किसका ऑथोराइज्ड डीलर है? फॉरेन करेंसी। मतलब अब आप है ना, ये पर्सन से क्या खरीद रहे हो? बोलो, फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो। तो वापस से ये पर्सन कौन हो गया? सेलर, और ये कौन हो गया? बायर। आप देख रहे हो ना, पूरे चैप्टर में सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपन देख रहे हैं। फर्स्ट सबसेक्शन याद करो, सबसेक्शन 1 स्पेसिफाइड गुड्स बेचा, फिर 1F में आप याद करोगे तो मोटर कार बेचा, अभी ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज बेचा, अब ये नेक्स्ट आ रहा है फॉरेन करेंसी बेचा। फॉर ऑथोराइज्ड डीलर व्हाट इज फॉरेन करेंसी? कैन आई से इट्स अ प्रोडक्ट। तो अगर एक ऑथोराइज्ड डीलर फॉरेन करेंसी क्या कर रहा है? बेच रहा है, तो अब ये पर्सन से वो कंसिडरेशन लेगा। अब कंसिडरेशन के साथ साथ क्या लेना पड़ेगा? बोलो जरा, TCS। अब है ना, आप जब कभी भी फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो तो इसका मतलब ये पैसा आपको बाहर भेजना है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये पैसा बाहर क्या पर्पस के लिए भेजना है। एक आपने लॉ में आपको फेमा हुआ है क्या? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम करके आता है उसमें। तो वो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर अपन क्या करते हैं? रेमिटेंसेस कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया। तो आपसे क्या पूछा जाता है? पर्पस। पर्पस पूछा जाता है। जिसका भी नहीं हुआ है ना, वो लॉ में आएगा, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो आप पैसा भेज रहे हो अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, क्यों भेज रहे हो पैसा बाहर? आपको पहले क्या पूछा जाएगा यहां पे? पर्पस। कौन पूछेगा? ऑथोराइज्ड डीलर। ऑथोराइज्ड डीलर आपसे पूछेगा कि क्यों खरीद रहा है तू फॉरेन करेंसी। तो अब अगर पर्पस, ध्यान से समझना, पर्पस जो है ना फॉरेन करेंसी खरीदने का, इज नंबर 1 एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। बोलो क्या है? एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। ये अगर पर्पस है, मतलब क्या? समझो आपके पास घर पे अभी 25 लाख रुपया पड़ा है, आप वही 25 लाख लेके गए किसके पास? ऑथोराइज्ड डीलर के पास, और उसको क्या बोला? मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए। अब वो तुमसे पूछेगा क्यों चाहिए, तो तुम बोल रहे हो कि मेरे को ये पैसा बाहर भेजना है एजुकेशन के लिए। समझो आपका बच्चा है, उसको एजुकेशन करवाना है बाहर, तो उसके एजुकेशन के लिए भेजना है। या फिर समझो कि कोई पर्सन बीमार है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है बाहर, तो ये पैसा हमें बाहर लेके जाना है। क्यों लेके जाना है? आइदर फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन और फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। अब अगर तुम ये पैसा बाहर लेके जाना चाहते हो ये दो पर्पस के लिए, तो अप टू 7 lakhs no TCS, and beyond 7 lakhs आपको TCS आएगा सिर्फ 5%। 5% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख, अमाउंट मोर देन 7 lakhs। बोलो, पहले ये समझ में आया आपको? उसके बाद सेकेंड पॉइंट है ना, बहुत ही स्पेसिफिक है। समझो आपने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है। क्या लिया? बोलो, लोन। आपने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये पर्सन को लोन दिया है, और ये पर्सन ये लोन लेके जा रहा है किसके पास? ऑथोराइज्ड डीलर के पास। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन क्यों दिया है? फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। सो आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए, क्या लिया वहां से? बोलो,
लोन लिया, क्यों लिया लोन? एजुकेशन के लिए। और अब यही पैसा जो लोन वाला पैसा है वो आप ऑथोराइज डीलर के पास जब लेके जाओगे तो वापस से प्रोविजन क्या है? अप टू 7 lakhs नो TCS एंड मोर देन 7 lakhs 0.5% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 7 lakhs। आ रहा है समझ में आप लोगों को? ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 7 lakhs। अब गलती मत करना, अगर आपके पास खुद के पास पैसा पड़ा है घर पे और वो पैसा अगर आप बाहर ये ऑथोराइज डीलर के पास लेके गए एजुकेशन के लिए, तो आप सेकेंड पार्ट में नहीं आओगे, तो फर्स्ट में जाओगे। समझो आपने अपने फ्रेंड या रिलेटिव से लोन लिया, वापस से आप सेकेंड पार्ट में नहीं आओगे, कहां जाओगे? फर्स्ट पार्ट में जाओगे। अरे आ रहा है समझ में? सो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या लिया है बोलो? लोन, और वो पैसा आप लेके गए ऑथोराइज डीलर के पास, तो उधर 0.5%, नहीं तो फिर फर्स्ट में आ जाएगा 5%। एजुकेशन में फर्स्ट ही आएगा, बट अगर एजुकेशन में ये वाले पॉइंट में सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जो सेकंड में लिखा है, तो फिर आपको 0.5 हो जाएगा। एंड थर्ड केस, अगर आप पैसा बाहर लेके जा रहे हो फॉर एनी अदर पर्पस, एनी अदर पर्पस, तो क्या होगा बोलो? अप टू 7 lakhs no TCS, more than 7 lakhs 20% on amount exceeding 7 lakhs। गया भेजे में? सो ये प्रोविजन है। अब यहां पे ना आप देख रहे हो ये सेक्शन के अंदर 206C 1G क्लॉज है, इसके अंदर सब जगह ये 7 लाख की लिमिट है। लिमिट, ये जो 7 लाख की लिमिट है ना, लिमिट पूरे सेक्शन में, ये इंडिविजुअली 7 नहीं है, इट इज अ कंबाइंड लिमिट। मतलब क्या? अगर समझो आप ऑथोराइज डीलर के पास गए और आपने ऑथोराइज डीलर को बोला कि मेरे को 4 लाख रुपया बाहर भेजना है। अब 4 लाख रुपया आप भेजना चाहते हो जो है ये कैटेगरी में फॉल हो रहा, तो पहले जैसे ही 4 लाख आपके जेब से जाएंगे, कहने से तो TCS नहीं आएगा। फिर आप वापस ऑथोराइज डीलर के पास गए और बोला अब मुझे और 4 लाख भेजना है, और ये 4 लाख अभी समझो कि आपने लोन नहीं लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, आपके खुद के पास पैसा था और एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहते हो। पहला 4 लाख लोन लिया था, तो वो 4 लाख सेकेंड में फॉल हुआ ना, उस पर नो TCS, क्योंकि 7 लाख तक नहीं है। और अब दूसरा जो 4 लाख है वो खुद का है आपका, तो वो खुद का जो 4 लाख है वो हो गया 7 लाख के ऊपर गया, अभी टोटल 8 लाख हो गया। 1 लाख पे 5% लग जाएगा। नहीं समझा? तो ऐसा मत समझना कि इधर 7 लाख और 7 लाख की सबकी लिमिट अलग अलग है। ये 21 लाख की लिमिट नहीं है यहां पे, इट इज कंबाइंड लिमिट ऑफ 7 लाख रुपीस। क्लियर हुआ? समझो पहला 4 लाख ये सेकेंड पॉइंट में फॉल हुआ, तुमने लोन लिया फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पैसा बाहर भेजा। दूसरा वाला 4 लाख समझो कोई अदर पर्पस के लिए तुम बाहर भेजना चाहते हो, तो 1 लाख पे 20%। क्लियर हो रही है चीजें? अब एक क्वेश्चन क्या आता है कि सर एजुकेशन के लिए हम पैसा बाहर भेज रहे हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा बाहर भेज रहे हैं, तो क्या क्या चीजें एजुकेशन और मेडिकल में कवर हो रही है? कब हम बोलेंगे कि पैसा एजुकेशन के लिए गया है, मेडिकल के लिए गया है? अभी आपने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा ना, उसके पहले वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है आपके बुक में, देखो क्या दिया है, पढ़ा? आया? समझ में आया आपको? वापस से मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दिया वो पॉइंट को। देखो पॉइंट नंबर 6, अपन ये लिखेंगे सब कुछ क्लास में ही लिख लेंगे ये सारी चीज़ें। सो देख लो, मैंने उसमें से जो रेलेवेंट पार्ट है वही रखा है यहाँ पे, बराबर? चलो नेक्स्ट, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ये जो लिमिट है वो कंबाइंड लिमिट है, वो चीज़ आपको पॉइंट नंबर 2 में दी गई है। पॉइंट नंबर 2 जो है वो वही चीज़ बोल रहा है कि इट्स अ कंबाइंड लिमिट। अपन यहाँ से लिख लेंगे, मैंने कुछ चीज़ों को शॉर्ट में लिख दिया है। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, नो TCS, यहीं से पढ़ लो अभी तो।
नो TCS शैल बी एप्लीकेबल ऑन एक्सपेंडिचर थ्रू अ इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। अब देखो, समझो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, अब आप वो क्रेडिट कार्ड लेके चले गए कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया। अब वहाँ पे आप समझो कुछ खर्चे कर रहे हो, कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया, तो आपका क्रेडिट कार्ड आप वहाँ पे यूज कर रहे हो, स्वाइप कर रहे हो। तो अब क्रेडिट कार्ड जब आप वहाँ पे यूज कर रहे हो, इसका मतलब वहाँ पे पेमेंट कौन कर रहा है, कैन आई से आपकी बैंक वहाँ पे पेमेंट कर रही है। तो दैट इज लाइक कैन आई से इनडायरेक्टली यू आर परचेजिंग फॉरेन करेंसी ओनली। नहीं समझा क्या आपको? आपने अगर उधर समझो कि लेट अस अज्यूम के फॉरेन करेंसी इज डॉलर्स, आपने कहीं पे बिल आया आपका $100 का, तो आपने उधर क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया। अब आप जब आउटसाइड इंडिया क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, इसका मतलब बैंक वाले $100 उनको पे कर देंगे, और वो टाइम पे जो भी यहाँ पे रेट होगा आपको उतने का बिल आ जाएगा आपके क्रेडिट कार्ड में। तो इट इज लाइक कैन आई से इट इज परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी ओनली। तो क्या इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज करने पे TCS अप्लाई होगा? तो अभी तक तो उन्होंने यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी नहीं रखी है। सो नो TCS शैल बी एप्लीकेबल ऑन एक्सपेंडिचर थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। सो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड आप यूज करोगे तो फिर वहाँ पे ये TCS के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तुम्हें समझा ये इट इज परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी ओनली। चलो उसके बाद हाँ, थर्ड पॉइंट क्या है, ये थर्ड पॉइंट वापस से सुनो इधर। समझो ये मिस्टर ए, ये एक ऑथोराइज्ड डीलर है, और ये मिस्टर बी, ये भी एक ऑथोराइज्ड डीलर है। अब मैं ना, मेरे को पैसा बाहर भेजना है, तो मैं गया इसके पास, ऑथोराइज्ड डीलर नंबर 1 के पास। मैंने इसको क्या बोला, मेरे को 5 लाख रुपया बाहर भेजना है। ये मेरा फर्स्ट टाइम रेमिटेंस था आउटसाइड इंडिया अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। LRS इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। मेरे को ये पैसा फर्स्ट टाइम बाहर भेजने का था, किसको, किसी को भी, कोई भी पर्पस के लिए, वो छोड़ दो। अभी 5 लाख रुपया मेरे को भेजना है, 7 लाख से तो कम है। तो ये जो ए है ऑथोराइज्ड डीलर, कहने से ये मुझसे TCS कलेक्ट नहीं करेगा। अब ये आया ऑथोराइज्ड डीलर नंबर बी, मैं इसके पास गया, दूसरा 5 लाख इसका हो गया, ये 5 लाख इसको दे दिया, इसने भेज दिया। अब वही साल में मैं इसके पास भी गया 5 लाख लेके। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये 5 लाख जब रेमिट करेगा तो ये भी TCS नहीं लेगा क्या? तो इट इज ऑथोराइज्ड डीलर वाइज और रेमिटर वाइज। तो आंसर इज दिस लिमिट ऑफ 7 लाख इज रेमिटर वाइज। और इसीलिए जब मैं ऑथोराइज्ड डीलर नंबर 2 के पास जाऊंगा ना, तो वो मुझसे पहले एक फॉर्म फिल करवाएगा कि आपने पहले आउटसाइड इंडिया क्या क्या पैसा भेजा हुआ है, और ये तो ये भी करवाएगा। उसमें मैं लिखूंगा 0, अरे डीलर नंबर 1, बट डीलर नंबर 2 जब बोलेगा ना, तब मैं उसमें बोलूंगा कि मैंने पहले 5 लाख खरीदा हुआ है। आया समझ में? सो वही पॉइंट यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट में एक लाइन में लिख दिया है कि लिमिट जो है वो रेमिटर वाइज है, डीलर वाइज नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट समझो क्या है। फोर्थ पॉइंट बहुत सिंपल है, ये तो ठीक है। ये जो 206C1G क्लॉज ए करवाया ना मैंने आपको, और इधर ऊपर क्लॉज बी करवाया, तो ये दोनों में 7-7 लाख की लिमिट अलग अलग है, इसको मर्ज मत करना। उधर तो 7 लाख पे TCS, उधर तो ₹1 से TCS लगता है, बस 7 लाख पे रेट कम है, इधर 7 लाख तक लगेगा ही नहीं। तो वही चीज उन्होंने इधर फोर्थ क्वेश्चन में क्लैरिफाई की है। फिफ्थ क्वेश्चन, अब फिफ्थ क्वेश्चन और नीचे जो आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स दिए 1, 2 एंड 3, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन साथ में दे रहा हूं, सुनते जाओ। अभी पहले मैं आ रहा हूं ये वाले पॉइंट पे। 8th का फर्स्ट पॉइंट पढ़ो ना, सिर्फ ये सिर्फ फर्स्ट ही पॉइंट पढ़ो। लास्ट में जो 8th मतलब ये लास्ट में टेबल दिख रहा है, उसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ो सिर्फ। क्या लिखा है? नो TCS बाय ऑथोराइज्ड डीलर ऑन एन अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द सम हैज बीन कलेक्टेड बाय द सेलर। अब इसका मतलब क्या, सुनो। अब अपने को है ना क्लॉज ए और क्लॉज बी को थोड़ा मर्ज करना है अभी, तो समझना। अभी समझो एक टूर ऑपरेटर है, टूर ऑपरेटर, और ये टूर ऑपरेटर जो है ना, ये पर्सन इंडिया में है। यहां पे एक पर्सन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने इससे क्या खरीदा बोलो जरा? ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। तो ये कौन हो गया? टूर ऑपरेटर कौन हो गया बोलो? सेलर हो गया। ये कौन हो चुका? बायर। अब बायर क्या पे करेगा? कंसिडरेशन।
कंसिडरेशन के साथ साथ क्या पे करेगा? अच्छा, अभी आपने पैसा किसको दिया? टूर ऑपरेटर को। क्या खरीदा है उससे? ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। मतलब अब कहना से अब आपको घुमाने कौन लेके जाएगा आउटसाइड इंडिया? तो खर्चा किसका होगा? तो अब टूर ऑपरेटर के पास तो रुपीस है, तो थोड़ा दिमाग चलाओ, इस बंदे को कहना से अब ऑथोराइज डीलर के पास जाना पड़ेगा। ये ऑथोराइज डीलर के पास जाके क्या खरीदेगा? पहले क्यों खरीदेगा? ताकि आपको बाहर घुमाने लेके जा सके। और अब ये टूर ऑपरेटर क्या पे करेगा इसको? कंसिडरेशन। तो अब ऑथोराइज डीलर को क्या बोला गया कि इधर तुम 206C1G क्लॉज नंबर ए में टीसीएस कलेक्ट मत करना, क्योंकि टूर ऑपरेटर ने ऑलरेडी 206C1G क्लॉज बी में कलेक्ट कर लिया है। अब वापस से वो लाइन पढ़ो, क्या लिखी थी यहां पे? आया समझ में? अच्छा, अब ये पॉइंट हो चुका फर्स्ट। हाँ, अब सुनो, अब मैं ये फिफ्थ वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये फिफ्थ वाला सुनते जाओ। अब समझो एक टूर ऑपरेटर है, बोलो कौन है? और ये टूर ऑपरेटर कहां पे है? बोलो आउटसाइड इंडिया है। कहां पे ये टूर ऑपरेटर? आउटसाइड इंडिया। और यहां पे एक पर्सन है मिस्टर। अब मिस्टर एक्स जो है ना, ये टूर ऑपरेटर से ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहा है। बट तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अभी टूर ऑपरेटर कहां पे है? तो उसको क्या देना पड़ेगा अपने को? फॉरेन करेंसी। तो पहले मिस्टर एक्स को कहने से जाना पड़ेगा ऑथोराइज डीलर के पास। ऑथोराइज डीलर से इसको पहले फॉरेन करेंसी खरीदना पड़ेगा, और फॉरेन करेंसी खरीदते वक्त ऑथोराइज डीलर को कंसिडरेशन देना पड़ेगा। और उसके बाद तुम्हें समझ में आ रहा है, ये पहला स्टेप होगा। ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद ही कहना से आप ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद पाओगे। और अब वो फॉरेन करेंसी खरीदा जो मिस्टर एक्स ने, कहना से अब वो टूर ऑपरेटर को देगा। तो ये कंसिडरेशन देगा जो होगा इन फॉरेन करेंसी। तो अब यहां पे क्या करें? तो वापस से प्रोविजन यही आया कि फॉरेन टूर ऑपरेटर भी होगा ना, तो इसको ही 1G क्लॉज नंबर बी में टीसीएस जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। ऑथोराइज डीलर को आप जाओगे, फॉरेन करेंसी उससे खरीदोगे, तो आप क्या पूछेगा? आपको वो पर्पस पूछेगा। आप पर्पस बता देना कि हम ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहे हैं। तो वो बोलेगा ठीक है, तुम ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहे हो, तो वैसे भी तुमसे वो जो टूर ऑपरेटर है उसको टीसीएस देना ही है, तो मैं आपसे टीसीएस नहीं ले रहा हूं। आया समझ में? तो इन शॉर्ट, टूर ऑपरेटर इंडियन हो या फॉरेन हो, कहना इसे 206C1G क्लॉज नंबर बी जो है वो ये एप्लीकेबल होने वाला है। सो ये आपका वो क्वेश्चन नंबर 5 का जो एक्सप्लेनेशन है वो है। क्लियर हो रही है चीजें? चलो, अब ये जो लास्ट में आपको 3 पॉइंट्स दिए थे उसमें से फर्स्ट तो एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या है? इधर देखो सब लोग, इधर देखो सब लोग। समझो एक टूर ऑपरेटर है और यहां पे एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब ये एबीसी लिमिटेड में ना 100 एम्प्लॉइज हैं, और टूर ऑपरेटर से ये एबीसी लिमिटेड ने क्या खरीदा? बोलो ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। बोलो क्या खरीदा है? ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज जो है वो खरीदा है। किससे? टूर ऑपरेटर से। किसने? एबीसी लिमिटेड। किसके लिए खरीदा? अपने एम्प्लॉइज के लिए। मतलब कहना ही से ये तो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो चुका है, और अब एबीसी लिमिटेड जो है वो क्या पे करेंगे इधर? अब इधर एक प्रॉब्लम क्या आई वो समझो। प्रॉब्लम यह आई कि टूर ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसको 206C1G क्लॉज नंबर बी के अंदर टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए, और अगर तुम एबीसी लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इसको 194C के हिसाब से टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए। इट इज अ वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि जब इधर टीसीएस है और उधर टीडीएस है तो हमें क्या करना है?
तो आपको टीडीएस फॉलो करना है, टीसीएस नहीं। अरे समझा? ये देखो सेकेंड पॉइंट, नो टीसीएस इफ buyer is liable to deduct tax at source under any other provisions of the act and has deducted such tax. बायर समझ में आ रहा है? ये बायर है, बायर ने अगर टीडीएस काटा है तो सेलर को फिर टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब तुम्हारा एक डाउट आएगा, सर फिर तो यार हमेशा टीसीएस का तो प्रोविजन आएगा ही नहीं ना सर, वो तो 194C तो हमेशा अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है। अगर समझो आप एक टूर ऑपरेटर के पास गए, आपकी फैमिली को आप बाहर लेके जाना चाहते हो, नाउ ट्राई टू रिकलेक्ट 194C के अंदर एक एक्सेप्शन था क्या? पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस अगर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ पर्सनल पर्पस के लिए अगर सर्विस ले रहा है तो याद है फिर आपको 194C में टीडीएस नहीं काटना था। तो 194C में नहीं काटना है टीडीएस, तो इसको टीसीएस तो कलेक्ट करना पड़ेगा ना। लेकिन अरे नहीं समझा क्या? पक्का? एक और चीज इसमें सिखाऊं, अगर समझो आप पर्सनल पर्पस के लिए ही आपकी फैमिली को घुमाने लेके जा रहे हो एंड टूर ऑपरेटर के पास आप गए, बट आपका जो पैकेज है ना, पैकेज समझो उसकी वैल्यू, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज की जो वैल्यू है दैट इज 80 लाख रुपीस। आपने 80 लाख का एक पैकेज खरीदा है, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज जो आपने खरीदा है वो 80 लाख का खरीदा। नो, इट इज फॉर पर्सनल पर्पस ओनली। 194C में नहीं काटना है टीडीएस, बट ट्राई टू रिकलेक्ट 194M करके पढ़ाया था, जिसमें 50 लाख के ऊपर अगर आप पेमेंट करोगे कहने से तो टीडीएस काटना पड़ता है। सी, जे और एच में अगर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कवर्ड नहीं है तो एम में आ जाएगा ना। तो इधर वापस से 206C 1G क्लॉज भी नहीं आएगा। अरे क्लियर? पक्का? और लास्ट पॉइंट तो अभी कॉमन है, ये अपन ने बहुत बार देखा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, ये सब अगर बायर है, मतलब ये लोग अगर कोई ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज खरीद रहे हैं या फिर ये लोग अगर फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं तो दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, तो वहां पे टीसीएस नहीं आएगा। क्लियर? अब आपको ये जो टेबल दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला, इसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट जो है वो 206C 1G क्लॉज ए है, और ये है 206C 1G क्लॉज बी, लास्ट वाला, फोर्थ वाला। आया समझ में? क्लियर? चलो अब पहले आप लोग प्रोविजन लिखेंगे। हुआ ये?
अब आप लोग ये पॉइंट्स रिक्वायरिंग अटेंशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले फोर्थ पॉइंट तक कॉपी करेंगे यहाँ तक, ठीक है। चलो ये फोर्थ क्वेश्चन तक ही लिखना, यहाँ तक 20% तक। हो गया। अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना, उसके बदले आप ये वाला एग्जाम्पल लिखो। अब ये पॉइंट नंबर 6 और 7 लिखो, 6th पॉइंट और 7th पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट ही लिखना यहाँ तक पहले। अब लिखा ही है। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है ना, इसका मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया हुआ है। ये फर्स्ट पॉइंट का है, ये फर्स्ट पॉइंट का, और यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहले ये एग्जाम्पल लिख लो डायरेक्टली। ये जो लास्ट समझा ना आप लोगों को, ये जो है ना केसेस वेयर नो टैक्स इज टू बी कलेक्टेड, उसमें ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसका ये एग्जाम्पल है। मतलब वही चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, उसका मतलब होता है फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। देखो हमने 206C में सबसेक्शन 1 डिस्कस कर लिया, जहाँ पे क्या बेच रहे थे हम, स्पेसिफाइड गुड्स। 1C में वो लीज का प्रोविजन था, 1F में मोटर कार, और 1G ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज एंड फॉरेन करेंसी। अब जो आपका लास्ट प्रोविजन है वो है 206C 1H करके, और इसके साथ साथ अपन 194Q, आपको याद है 194Q अपना बचा है अभी तक, ये TDS का प्रोविजन है और ये TCS का है। तो इधर मैं लिख रहा हूँ TDS और इधर मैं लिख रहा हूँ TCS। चलो अब ध्यान से समझो। पहले मैं आपको TCS का प्रोविजन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझो एक पर्सन है जो सेलर है, ये पर्सन गुड्स बेच रहा है। बोलो क्या कर रहा है, गुड्स बेच रहा है। किसको, बायर को। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स बेच रहा है, तो जो परचेज कर रहा है वो बायर है, ये सेलर है। अब है ना, पहला पॉइंट क्या है कि यहां पे तुम्हें समझा ना, ये पेयर हो जाएगा और ये कौन हो जाएगा, पेई। अब यहां पे पहला ही पॉइंट क्या है कि जो पेयर है ना, सॉरी जो पेई है ना, पेई दैट इज सेलर। पहले तो ये सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर होना चाहिए मोर देन 10 करोड़। कितना होना चाहिए बोलो, मोर देन 10 करोड़। कभी करंट ईयर के लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। सेकेंडली सेलर जो है वो गुड्स बेच रहा है,
लेकिन पहली चीज तो ये गुड्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहे हैं? प्लस ये गुड्स 206C सबसेक्शन 1, 206C 1F एंड 206C 1G में कवर्ड नहीं है। गुड्स ऐसे होने चाहिए जो नंबर 1 क्या नहीं हो रहा है? एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। और दूसरा जो प्रीवियस सेक्शंस मैंने पढ़ा है, जैसे स्पेसिफाइड गुड्स, मोटर कार, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, फॉरेन करेंसी, वो सब नहीं है। अब आप कोई भी गुड्स बेच रहे हो, कोई भी गुड्स आप बेच रहे हो, बट ये सब नहीं है, तो अब आप बायर से क्या कलेक्ट करोगे? बोलो, कंसिडरेशन लोगे। आपको ये कंसिडरेशन के साथ साथ क्या कलेक्ट करना पड़ेगा? टीसीएस। अब क्वेश्चन आता है कितना कंसिडरेशन होना चाहिए? तो ये सेक्शन में थ्रेशोल्ड लिमिट जो रखी गई है वो है मोर देन 50 lakhs। मतलब आप एक पर्सन को 50 लाख से ज्यादा के गुड्स बेच रहे हो इन अ ईयर, तो मोर देन 50 lakhs अगर कंसिडरेशन आ रहा है ना, तो आपको सामने वाले से क्या कलेक्ट करना पड़ेगा? टीसीएस एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन अमाउंट मोर देन 50 lakhs। तो अगर आपने 60 lakhs के गुड्स बेचे हैं तो आपको 10 लाख के ऊपर क्या कलेक्ट करना पड़ेगा? टीसीएस कितना? 0.1%। अब यहां पे वापस से बायर को भी डिफाइन किया है उन्होंने, जो आपको पेज नंबर 111 पे दिया होगा, वही सेम चीज। वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, ये सब नहीं होना चाहिए, बराबर। तो वो डेफिनेशन आप पेज नंबर 111 से रेफर कर सकते हो, इधर ध्यान देना अभी। अब आपको याद है ये जो अपना 206C1H है, ये एक स्पेशल प्रोविजन था जब अपन ने 206CC डिस्कस किया। वो सिमिलर टू 206AA, पैन। अच्छा, इधर किसका पैन किसके पास होना चाहिए सोच के बताओ टीसीएस में? किसका पेन? सेलर के पास। सेलर का पेन बायर के पास होना चाहिए। बायर का होना चाहिए सेलर के पास, उल्टा। अरे पेई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इफ पैन इज नॉट फर्निश्ड बाय बायर टू सेलर, तो 206CC अगर तुम्हें याद हो, वो बोलता था जो भी रेट दिया गया उसको डबल करना, ट्वाइस द रेट, और 5% विच एवर इज हायर, बट 206C1H के लिए वो 5 के बदले 1% लेना था। तो अभी ये है 0.1, ट्वाइस करो, डबल, तो हो गया 0.2 और 1% विच एवर इज हायर। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ये आएगा 1% यहां पे। बोलो, ये समझा? ये सब हमने अभी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सेलर। अब ध्यान दो, अब अपन जा रहे टीडीएस के अंदर। अब टीडीएस के प्रोविजंस क्या है? तो देखो, अब टीडीएस 194Q क्या बोल रहे हैं कि एक पर्सन है जो गुड्स बेच रहा है, दूसरा पर्सन है जो गुड्स खरीद रहा है। तो वापस से दो पार्टीज तो हो गई यहां पे, सेलर एंड बायर। अब अगर एक सेलर ने इसको गुड्स बेचे हैं और ये जो सेलर बायर है, बायर सुनना बराबर से होए, ये जो बायर है अगर इसका लास्ट ईयर का टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़, लास्ट ईयर का टर्नओवर किसका बोलो? बायर का इज मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा है। किसका टर्नओवर? बायर का। अच्छा, तो ये पर्सन हो गया पेई, ये पर्सन हो गया पेयर। अब बायर अगर तेरा टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से
ज्यादा है तो तू जब इसको क्या पे करेगा, तो इसमें से तुझे लेस करना पड़ेगा क्या, टीडीएस। बट कब, जब कंसिडरेशन इज मोर देन 50 lakhs, तो तुझे टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs। तुम्हें अब समझ में आना चाहिए दोनों सेक्शन साथ में क्यों पढ़ रहे हो तुम लोग, सेम लाइंस पे जा रहा है सब कुछ। अब तुम्हें याद हो तो 194Q जो था ना, वो 206AA करके सेक्शन में अलग से लिखा था अपन ने कि अगर पैन नहीं दिया सेलर ने बायर को, सो इफ पैन इज नॉट फर्निश्ड बाय सेलर टू बायर, तो उधर याद है तुम्हें रेट एज पर सेक्शन और 20% विच एवर इज हायर, बट 194Q में वही रेट था 5%। याद आया आपको, तो वो कितना कर देंगे अपन, 5%। अब वो सेक्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये सेक्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब थोड़ा सा बराबर से समझो, ये सेलर है, ये बायर है। देखो मैं आप लोगों से गुड्स खरीद रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। पहले आपको ही साइड में रखो, पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। मैं आपको 50 लाख के ऊपर पेमेंट कर रहा हूं, क्या नहीं से मुझे 194Q करके सेक्शन में टीडीएस काटना है। अब समझो मैंने आपसे जो गुड्स खरीदे, अब मैं आपको पेमेंट करने वाला हूं, ये गुड्स आपने मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाए थे और तुमने रॉ मटेरियल मुझसे ही खरीद के बनाए थे। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है, अपन ने ऐसा पढ़ा था 194C करके प्रोविजन है कि नहीं से उसमें टीडीएस भी काटना पड़ेगा। तो अब समझो कि मैं आपको जो गुड्स दे, आपको जो पेमेंट कर रहा हूं वो 50 लाख के ऊपर भी है, प्लस मैंने ही आपको गुड्स बोला था मेरे हिसाब से बनाने को और आपने रॉ मटेरियल मुझसे ही खरीदा था। इसका मतलब मुझे 194C भी अप्लाई हो रहा है और मुझे 194Q भी अप्लाई हो रहा है। तो अगर मुझे ही दो सेक्शंस अप्लाई हो रहे होंगे टीडीएस के और आपको टीसीएस का समझो कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहा है, फॉलो क्या करने का, दैट इज अ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट केस, अगर समझो आपको 206C सबसेक्शन 1, 1F एंड 1G वाले प्रोविजंस अप्लाई हुए और आपको टीसीएस कलेक्ट करना है और मुझे 194Q में टीडीएस काटना है, तो कौन सा फॉलो करने का। और लास्ट में अगर 206C 1H आपको अप्लाई हो गया और 194Q मुझे अप्लाई होगा, क्योंकि समझो दोनों का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10-10 करोड़ के ऊपर है और आप जो मुझे गुड्स दे रहे हो वो आप जो मतलब जो अपना ट्रांजैक्शन हो रहा है वो 50 लाख के ऊपर है। अब क्या, तो इधर 194C फॉलो करना पड़ेगा, इधर 206C सबसेक्शन 1, 1F एंड 1G फॉलो करना है और इधर लास्ट में 194Q। सिंपल वे है याद रखने का, 194Q एंड 194C में रेट कहां पे ज्यादा है टीडीएस का, 194C में, इसीलिए C। इधर 194Q और 1F 1G में रेट कहां ज्यादा है, टीसीएस में रेट ज्यादा है, इसीलिए टीसीएस। और अगर दोनों जगह पे रेट सेम है तो अपन टीडीएस फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? आपको ये चीज पे 4 मार्क का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। समझो आपने मुझे गुड्स बेचे, मैं कौन हो गया, बायर, आप कौन हो गए, सेलर। पहला क्वेश्चन वो लोग ऐसा बोलेंगे कि सेलर का टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ के ऊपर है, तो और बायर का टर्नओवर नहीं है 10 करोड़ के ऊपर, तो टीसीएस आएगा। फिर बोलेंगे बायर का है सेलर का नहीं है, टीडीएस आएगा। फिर बोलेंगे दोनों का है, टीडीएस है। फिर बोलेंगे एक दूसरे को पैन नहीं दिया तो क्या होगा,
तो रेट चेंज होके 1% एंड 5%। क्लियर हो रही है चीज़ें? सो ये आपका 206C 1H एंड 194Q का प्रोविजन है। एंड लास्ट पॉइंट देखोगे ना यहाँ पे, तो ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट है। अपन ने जो TDS में पढ़ा था ना कि अगर लेट डिडक्ट हुआ तो 1% और लेट डिपॉजिट हुआ तो 1.5%। यहाँ पे भी आप देखोगे तो लेट कलेक्ट हुआ तो 1% एंड लेट डिपॉजिट हुआ तो 1.5%। ये अमेंडमेंट हुआ है 1.5% वाला। चलो अब पहले आप लोग ये दो सेक्शंस लिख लेंगे, 206C 1H एंड 194Q। हुआ ये? ये याद रहेगा ना, रेट जिधर ज़्यादा है वो समझा ना आप लोगों को। जब रेट सेम है दोनों जगह पे तो TDS फॉलो कर रहे हैं अपन। चलो ये है इंटरेस्ट फॉर लेट कलेक्ट एंड डिपॉजिट। डन। चलो आपका यहाँ पे सिलेबस ख़त्म हुआ। अब फ्रेंड्स जो भी मैंने आपको बताया कि आगे का पढ़ना क्या है क्या नहीं, वो तो अपन ने क्लास में डिस्कस किया ही है। डेली यू स्टार्ट सॉल्विंग 1 और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम टोटल इनकम। एक बार ऐसा 20-25 क्वेश्चंस करोगे ना, तुम्हें भी मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर तुम लोगों को आदत पड़ जाएगी कि चलो यार और 1-2 क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं, क्योंकि पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे तुम्हें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे। तो एटलीस्ट स्टार्ट करो अभी, क्योंकि अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड अब आप लोग क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हो। डाउट्स के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था और मैं वापस से वही बोलूँगा कि आप लोग मैसेज कर सकते हो। जो भी डाउट्स हो, जो भी बुक से डाउट हो तुम्हें, वो आप भेज सकते हो। मॉड्यूल तो पूरा ही कवर हो ही चुका है अपने बुक में, प्लस MTP RTP के जो भी मेन क्वेश्चन है वो सारे कवर किए हैं। इतना पहले हो जाए तो फिर आप लोग बाकी मटेरियल देख सकते हो। बाकी मटेरियल में आप सबकी अटेम्प्ट अगर जैन में है तो आप लोग जैन में ही है ना, कुछ लोगों की
हाँ, कुछ लोगों की सितंबर में भी है। तो आरटीपी में आप लोग मई 25, सितंबर 25 एंड जैन 26, ये 3 आरटीपीज कर लेना। एमटीपी जो है मॉक टेस्ट पेपर्स, ये भी मई 25, सितंबर और जैन, इसके 2 बार होंगे पेपर, मतलब एमटीपी 2 बार आएगा, सीरीज 1 एंड सीरीज 2, ये दोनों सीरीज, मतलब तुम्हारे ये एडिशनल 6 हो गए। इंस्टीट्यूट ने डीटी के केस स्टडीज जो वेबसाइट पे अपलोड किया अपने बुक में भी है, वो करो या ये करो, सब एक ही चीज़ हो गया। एंड जो मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं वो 8 पेपर अपलोड हुए हैं, 8 पेपर्स, तो वो 8 पेपर्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये सब चीज़ें पहले आपका ये बुक सॉल्व करो, उसके बाद एक बार ये बुक सॉल्व हुआ उसके बाद आप कर सकते हो। प्लस आप लोग मई 25 एंड सितंबर 25 का जो पेपर होगा वो भी सॉल्व कर पाओगे प्रैक्टिस करने के लिए, बराबर। अब तुम देखोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ये तो सिर्फ 50 मार्क्स को कवर कर रहा है पूरे इसमें से। आपको और भी कितनी चीज़ें पढ़नी है वो सोच लो। टाइम बहुत लिमिटेड है अपने पास, टाइम अभी से देखेंगे तो 5.5 मंथ्स बचे हैं। वी आर ऑन 15 जुलाई टुडे, समझ लो कि 1 जैन से एग्ज़ाम्स है ही, ऐसा समझ के चलो। 5.5 मंथ्स हैं, 5.5 मंथ्स में से आप रफली 1 महीना तो ऐसे ही एक्सक्लूड कर दो कॉलेज एग्ज़ाम्स और सब में, तो आपके पास बचा कितना है? 4.5 मंथ्स। 4.5 मंथ्स में एक बार सेल्फ स्टडी करोगे, उसके बाद 2 बार खुद रिवाइज करना है वापस से, तब जाके अपन एग्जाम में कुछ लिख पाएंगे। सो अंडरस्टैंड, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, जितना तुम जल्दी स्टडी स्टार्ट करो उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट है। जैन 26 के बाद आपको भी पता है मई 26 में अमेंडमेंट्स आने वाली है। एटलीस्ट डीटी आईडीटी में तो काफ़ी कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, बाकी के सब्जेक्ट्स में तो इतना नहीं होता, बट डीटी में हो जाता है। आईडीटी में भी थोड़ा बहुत अमेंडमेंट्स आएगा, तो वो सब अवॉइड करना है अगर अपने को, तो अपने को कुछ भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना पड़ेगा। जो आपके पास नेक्स्ट 5.5 मंथ्स है, जितना आप डिसिप्लिन रखोगे अपने शेड्यूल में कि भाई ये टाइम पे उठना है, मतलब उठना ही है, ये पढ़ना है, क्लास जाना ही है, और यू कैन से अपने को ये टाइम तक ये कंप्लीट करना है, ये अगर डिसिप्लिन आप में रहा, और वो डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बस कि 5.5 मंथ्स तक हम फॉलो करें। आप जितने भी रैंक होल्डर्स से बात करोगे या जो भी स्टूडेंट्स क्लियर हो चुके हैं उनसे बात करोगे ना, अंडरस्टैंड एक ही चीज़ जो ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंसी, कि डेली पढ़ना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन आएगा, 7 दिन 10 दिन पढ़ोगे तो एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ब्रेक ले लो, मूवी जाओ, बाहर घूमने जाओ, चलेगा, बट उसके बाद नेक्स्ट डे से वापस पढ़ना स्टार्ट करो। अपने केस में उल्टा होता है, अपन पढ़ते 2 दिन, फिर ब्रेक आता है 10 दिन, फिर वापस 2 दिन। सो वो नहीं होना चाहिए। से अगर क्लियर करना है तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है कि अभी अगर अपने को एग्ज़ाम्स क्लियर करनी है तो ये सब चीज़ें तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा। सो डेली का एक शेड्यूल बिठाओ, और जैसे ही आपके क्लास भी ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ये याद रखना 2 से 5 का जो स्लॉट है आपका, वो टाइम पे सोना नहीं, बस वो टाइम पे सोना नहीं, मतलब वो टाइम आपको भी पता है कि एग्ज़ाम का टाइम है। सो तुम समझ लो 1 से लेके 5 तक का स्लॉट में कभी सोना नहीं, क्योंकि वो टाइम पे तुम्हारा एग्ज़ाम रहने वाला है 2 से 5।
वो फिर एक आदत पड़ जाएगी ना अगर आफ्टरनून में, तो वहाँ पे एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये सब सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। मैंने आपको पहले भी बोला है, पेपर कितने मार्क्स का होगा टोटल? 120। अपने को मिनिमम कितने लाने हैं? 40, और एग्जाम्शन के लिए अपने को चाहिए 60। 60 लाने के लिए 120 मार्क्स का लिखना ज़रूरी नहीं है। तुम सिर्फ सोचो पेपर सबसे खराब पेपर आया है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अपन ने पढ़ाई नहीं की ज़्यादा, खराब पेपर है। चलो तुमने अपना 100% दिया तो भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पेपर डिफिकल्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्स्ट से वर्स्ट पेपर भी होगा तो भी अपने को 50% आता होगा। हम सब नेक्स्ट 5.5 मंथ्स में इतना तो पढ़ लेंगे कि अपन 50% पेपर लिख पाए। 60 मार्क्स का तो अपने को आता होगा कि नहीं? तो अपन क्यों वो 60 मार्क्स को टारगेट नहीं करते? अपना फोकस होता है वो 60 मार्क्स जो नहीं आ रहा है, और उसमें पूरा पेपर जा रहा है। मैं आपको बोल दूँ, 100 मार्क्स का लिखना टारगेट होना चाहिए, बट कंपलसरी नहीं है ना 100 मार्क्स लिखना। पेपर तो चेक होने वाला ही है, तुम कितने भी मार्क्स का लिखोगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने इतना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साइड से नहीं था। हाँ, मैंने पढ़ा सब कुछ था, सम भी सॉल्व किए थे, बट इतना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाया था मेरे से। मुझे पता था कि मैं 100 मार्क्स का पेपर नहीं लिख पाऊँगा। मैं हमेशा 85, 90, 95 मार्क्स का पेपर लिखता था। 95 तक तो आज तक मैं नहीं पहुँचा हूँ, बट 80, 85। बट आप देखोगे ना तो इन एवरी पेपर ऑलमोस्ट आई गॉट एग्जाम्शन। हर एक पेपर में 60, 63, 65, 58 ऐसे ही मार्क्स हैं। सो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, आपको अगर एग्जाम्शन लाना है ना, तो एग्जाम्शन लाने के लिए 120 मार्क्स का लिखना ज़रूरी नहीं है। जितना लिख रहे हो ना पहले, उतना बराबर से लिखो। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज तुम पहले आंसर लिखते हो और उधर कैंसलेशन करते हो। आप सिर्फ सोचो पेपर चेकर जो है वो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एटलीस्ट स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन जो आपको आता है, 100% पता है कि इसका आंसर ये है, वो क्वेश्चन से स्टार्ट करो। फिर भले ही वो क्वेश्चन 2 मार्क का क्यों ना हो, 3 मार्क का क्यों ना हो, 4 मार्क का क्यों ना हो। सो वो क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, अपने को 1.5 आवर में 40 मार्क का बस राइट लिखना है। अगर आप अपने आप को 2 से लेके 330 तक ये 40 मार्क का सिर्फ राइट लिख दोगे ना, मैं आपको बोल रहा हूं 330 को आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा, क्योंकि आपको पता है मैंने 40 मार्क का राइट लिखा है, मतलब इसमें से 35 तो कंफर्म है ही अपने को। अब अपने को नेक्स्ट 1.5 आवर में और 25 तक उसको लेके जाना है, और 25 बढ़ाने हैं, आ जाएगा 60। बट 40 मार्क अपन पूरे पेपर 120 मार्क्स में से अपन वही क्वेश्चंस पे क्यों फोकस कर रहे हैं जो नहीं आ रहे हैं? हमें 2 मार्क का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 2 मार्क का लिखो ना। तुम समझो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, और इधर 2-2 मार्क के तुम्हारे सामने 6 क्वेश्चंस हैं। तुम्हें ये 2-2 मार्क के आते हैं, 15 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, उसमें और सोचना भी पड़ेगा, और तुम्हें लग रहा है कहीं ना कहीं अटकोगे भी। तो क्यों हम ये 2-2 मार्क के 6 क्वेश्चंस नहीं करते? मार्क्स तो इधर भी 12 ही आ जाएंगे तुरंत, वहां पे 15 आएंगे, यहाँ पे 12 आ जाएंगे। बट ये तो कंफर्म है ना कि 12 मिली है। 12 में से कुछ कट करेंगे तो 10 तो आ गए कंफर्म। उधर अटक जाओगे तो क्या करोगे? मैं मेरा बताता हूं, मेरे को जब भी पेपर मिलता था ना, मैं पेपर को उल्टा करता था। पीछे ना थोड़े बहुत इजी क्वेश्चंस रहते, मेरे लेवल के क्वेश्चंस। और मैं आपको बोल रहा हूं, आप अगर अकाउंट्स का पेपर सीधा पढ़ोगे ना, लॉ से वापस आप भी मेरे जैसे ही हो जाओगे, उल्टा ही करके पढ़ोगे, क्योंकि आप भी समझ जाओगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। सो क्यों तुम ये समझो अपने को सिर्फ मार्क्स लाने हैं। अब वो क्वेश्चन नंबर 1 लिखने से आए या क्वेश्चन नंबर 6 लिखने से आए, क्या फर्क पड़ता है? MCQs जो है उसमें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है,
कुछ नहीं आता है तो कुछ तो लिख के आ जाओ, एटलीस्ट समझो तुम्हें सारे एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं। सबका एक ही ऑप्शन टिक कर दो, चलेगा। तुम समझो कुछ तो मिल ही जाएगा मार्क्स उधर से, बराबर के नहीं? सो कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ। एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यूज सप्लीमेंट पे नहीं लिखने हैं, ओएमआर शीट रहेगा उधर मार्क करना है। कोई एक्सप्लेनेशन, कोई रीजंस अपने को नहीं लिखना है एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज में डायरेक्ट आपको सॉल्व करके डायरेक्ट वहां पे ओएमआर शीट पे मार्क करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इंस्ट्रक्शंस बराबर से पढ़ना। वो कुछ डीटी एंड आईडीटी पार्ट ए एंड पार्ट बी आता है एग्जाम में, एक बच्चे ने कुछ उल्टा लिख दिया था पूरा। तो ये सब सिर्फ 2-3 मिनट है ना, प्रेशर रहता है, हम लोग भी समझते हैं, बट बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए कोई भी पर्सन। तो 2-3 मिनट ये सब चीज़ों में ध्यान दो। आपका जो भी वो सीट नंबर एंड जो भी, मतलब आई डोंट नो अभी क्या प्रोसीजर, वो सब डालना रहेगा, प्रॉपर वो लिखो। वहाँ पे जो भी मार्किंग करना है वो भी सब प्रॉपरली मार्क करो। जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया आपने, वो अगर कुछ है तो वो सब प्रॉपरली उसमें 4-5 मिनट जाने दो। क्वेश्चन नंबर्स जो आपने लिखे हैं, जैसे क्वेश्चन 2A एंड 2B 2C, वो सब देख लो एक बार कि बराबर से प्रेजेंट किया है कि नहीं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। कैलकुलेटर भी 2 लेके जाना, इवन थियोरी सब्जेक्ट्स में भी लेके जाना। लॉ हो चुका, ऑडिट हो चुका, लेके जाना। कभी कुछ कैलकुलेशन आ गया, नहीं तो मार्क्स तो कैलकुलेट करने को काम आएगा। सो और एक चीज, जैसे ही पेपर खत्म हो के बाहर निकल के बात मत करना किसी से, बात मत करना। पेपर ऐसा हो तो कहीं ऐसी जगह पे रख दो तुम्हें खुद को ना पता हो। डिस्कस मत करना पेपर, क्योंकि तुम बाहर निकलोगे ये सोच के 70 मिलेंगे। डिस्कस करते करते घर पे पहुंचोगे ना, तो तुम बोलोगे कि अभी घर वालों को कि चलो यार सोच लेते कि आगे के पेपर देने हैं कि नहीं। सो प्लीज़ ये सब डिस्कस मत करना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि पेपर कितना भी मतलब खराब जाए, अच्छा जाए, जो भी है, जो जा चुका है इग्नोर करो अभी उस चीज़ को। जो आने वाला है उस पर फोकस करो। ये सब बोलने के लिए ठीक है, प्रेशर रहता ही है, क्योंकि आप अकाउंट्स का पेपर दे चुके, तो वो लॉ में उसका भी प्रेशर होगा ही कि वो पेपर में ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, वो चलता ही रहते थॉट्स। बट जितना हो सके कट करो वो सब चीज़ों को, क्योंकि वो पास्ट है। अगर हम कुछ चेंज कर सकते हैं तो ठीक है, बट नहीं कर सकते हमें पता ही है, तो वाई नॉट टू फोकस ऑन फ्यूचर। सो अवॉइड करना डिस्कशन। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी फाइनल सीए के पेपर में मैं और मेरा फ्रेंड ने ना बहुत साथ में स्टडीज़ की थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी जो उसने मुझे एक्सप्लेन की थी, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, ऐसे हम लोग ने पढ़ाई किया। अब हम लोग है ना आरटीपीस, हमारा क्या टारगेट होता था कि एग्ज़ाम 2 बजे का है ना, एक बार आरटीपी पहले सॉल्व कर लेते थे हम लोग। बट एग्ज़ाम के दिन आरटीपी हमारा टारगेट रहता ही था कि आरटीपी एक बार देखना ही है। रिवीजन टेस्ट पेपर जो आता है ना, वो एक बार तो देखना है। हमारा वो टारगेट ही था। 2 बजे अगर एग्जाम है तो हम 11 बजे आरटीपी लेके बैठेंगे और फिर आरटीपी के क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे बस। अब हम लोग को फाइनल सीए में आप लोगों को एएफएम करके एक पेपर है, तो एएफएम में एक क्वेश्चन दिया था आरटीपी में कि एग्जाम्पल लो विनायक लिमिटेड है, उसने ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं एंड इट वाज रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, के फॉरेन से कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं। अब वो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया, सेम क्वेश्चन, लेकिन उसमें ना एक लाइन जो थी ना, वो लाइन को सिर्फ चेंज किया था। एक ही लाइन, नाम असेसी का सेम, सारे अमाउंट्स भी सेम, सिर्फ एक लाइन चेंज की, जिसके वजह से आरटीपी में जो आंसर था
वो कुछ प्रॉफिट आ रहा था तो इधर लॉस था कि उल्टा था, ऐसा कुछ तो था। अब क्या होता है कि आप अगर स्टार्ट देखते हो, अमाउंट्स देखते हो और एंड देखते हो, अपने को लगता है चलो भाई मार्क्स कंफर्म है और अभी अभी पढ़ा है तो याद भी है, तो आप डायरेक्टली वो आंसर लिख दोगे। अब मैंने तो क्वेश्चन रीड किया, मुझे पता भी चल गया कि ये क्वेश्चन चेंज किया है। हम लोग बाहर निकले, मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला सागर सेम क्वेश्चन आ गया। मैं बोला हाँ यार सेम आ गया। तेरा आंसर आया कि नहीं? बोला आया। क्या आया तेरा आंसर? मैं बोला रहने दे, अपन डिस्कस नहीं करते हैं। नहीं नहीं तू बता क्या आया। फिर मैंने उसको बोला, मैं बोला ये पढ़ और ये आरटीपी में पढ़ क्या दिया है। तो अब उसने अपने 8 मार्क कम किए क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन था उसमें 8 मार्क ज़्यादा थे वो क्वेश्चन के। अब सोचो सिर्फ ये डिस्कशन करना ही। अच्छा अब वो प्रेशर लिया उसने, ठीक है, फिर अभी उसका ही प्रेशर उसने नेक्स्ट पेपर पे भी निकाला, नेक्स्ट पेपर वो तो आगे कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। बट आप मानोगे नहीं, ही क्लियर्ड एएफएम पेपर, बट उसका ग्रुप 2 नहीं हो पाया। फिर अभी मेरा बोलना क्या है कि एक क्वेश्चन इधर उधर हुआ, आप अगर वही चीज़ को दिमाग में डाल के चलते रहोगे ना तो आगे के पेपर भी बिगड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 40 आ जाए वो पेपर में और दूसरे पेपर में तुम मेहनत करो तो 70 आ जाए, तो एग्रीगेट में निकल जाओ तुम लोग। सो है ना, ये सब सोचो मत। और काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब जैसे अभी मुझे एक मैसेज आया, सर इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क देगा कि नहीं। अभी आप मुझे बताओ इसमें मैं क्या मैसेज करूं। मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं है। मैंने उसको रिप्लाई रिजल्ट आने के बाद किया तो उसका ही मैसेज आ गया, सर आई क्लियर्ड। सो आप समझो, कुछ चीज़ें आप मुझे भी पूछोगे तो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि वहाँ पे क्या पॉलिसी फ्रेम होगा, वो क्या करते हो हमें भी नहीं पता। सो कुछ चीज़ें को है ना साइड में रखो कि हमने 35 मार्क्स का तो राइट लिखा है, 5 मार्क मिलेगा कि नहीं। सो ये सब मत सोचो, आप अपना पेपर लिखो, जितना आता है उतना अच्छे से लिखो और ख़त्म करो। एंड मेक श्योर कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो और लास्ट अटेम्प्ट हो। मतलब इतने एफर्ट्स डाल दो ना अब कि जिसका एंड ही ना हो कोई, कि बोलते हैं ना कि अगर तुम एक भी स्टेप अगर ज़्यादा जाओगे ना तो इट इज़ डेथ। वो लेवल पे एफर्ट्स होने चाहिए कि अगर हम इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो अपनी डेथ ही हो जाएगी। वो लेवल पे पहुंचो तुम लोग। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपके मुंह से ये निकलना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया है। ये स्टेटमेंट आनी चाहिए, ना कि ये कि अगर मुझे 10 दिन मिल जाते तो मैं फाड़ के रख देता। तुम्हें 10 दिन नहीं, तुम्हें 1 साल मिला है। अगर 1 साल में अगर कुछ नहीं उखाड़ सकते तो हम 10 दिन में भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। सो तुम्हारा स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि यार अब मैंने अपना 100% दे दिया है, कल पेपर लिखने दो मुझे, अब जो मेरे से हो सकता था बेस्ट वो मैंने किया हुआ है। इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ भी करता ना तो मेरी डेथ ही होने वाली थी। ये लेवल ऑफ एफर्ट्स चाहिए तुम्हारे साइड से, तो ही अपन एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे। और ये कितने टाइम के लिए करने हैं ये एफर्ट्स? नेक्स्ट 5.5 months। सिर्फ सोचो कि इफ़ यू गेट अ रैंक, तुम्हारा आगे का जो लाइफ है ना वो पूरा सॉर्ट हो जाएगा। मतलब बिग 4 में यू विल बी वर्किंग, और वहाँ पे तो तुम्हें पता ही है पूरा जो नॉलेज तुम्हें मिलेगा। और उसके बाद है ना फ्यूचर में बोलते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट जैसा कुछ नहीं होगा। फिर आपके पास बिग 4 का टैग है, इतना एक्सपीरियंस होगा, तो आप लोग वहीं पे आगे अपना जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हो। इवन आपने कोई जगह पे स्पेशलाइजेशन किया वहाँ पे, तो यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस ऑल्सो। सो वो एफर्ट्स आप लोगों को देने पड़ेंगे, तो उसके लिए अभी आप तैयार हो जाओ। अभी 2 या 3 दिन पहले ही एक स्टूडेंट मिलने आई थी, AIR 19, मैंने आपको बोला था क्लास में नहीं, तो मैं एक बार क्लास में से बाहर गया था, तो वो मेरे को AIR 19 है आई थिंक, वो मिलने आई थी कि सर टैक्स का पेपर लिखा,
उसके बाद मुझे लगा कि मार्क्स आएंगे नहीं, तो मैंने आपको मैसेज भी नहीं किया। बोला इट्स ओके, मैं बोला वो होता ही है, मुझे पता है। फिर रिजल्ट आया एंड आई थिंक शी गॉट 76 और समथिंग इन टैक्स। तो 76 आया, AIR 19। KPMG में इंटरव्यू हो गया था इन टैक्सेशन, M&A टैक्सेशन। EY में उसका शेड्यूल्ड था इंटरव्यू। अभी तुम सिर्फ सोचो, अब आगे का कितना मस्त उसका सेट हो गया सब कुछ। एक तो आपको पता होगा टैक्स में मिलता नहीं है, बट ठीक है वो सब चॉइस है, टैक्स में जाना नहीं जाना, बट मिलता ही नहीं है। पहले तो बिग 4 में नहीं मिलता टैक्स में, अब उसके पास ऑप्शन भी है बिग 4 में टैक्स के अंदर जाने का भी। एंड अब आर्टिकलशिप अच्छी जगह पे हो गई, अब फाइनल CA पे फोकस करना है। एंड उसके बाद तो आप मतलब जॉब में आपको जो जंप मिलेगा ना पे में, दैट इज़ वेरी गुड इफ़ यू गेट अ रैंक। सो है अपने पास अभी भी टाइम एफर्ट्स डालने के लिए, तो क्यों ना हम डालें वो चीज़ पे, क्यों ना हम ये सोचे कि हम भी रैंक ला सकते हैं। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है ना इम्पॉसिबल है, लोग ला ही तो रहे हैं ना रैंक, तो पॉसिबल तो है ही। अपने को बस वो पाथ फॉलो करना है जहाँ पे अपने को एफर्ट्स डालने हैं बस। AIR 1 जो है और जो पास हो रहा है, सबने एफर्ट्स तो डाले ही है, तो अपने को बस अपने साइड से मेहनत करो, एफर्ट्स डालो, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करो, थियरी नहीं हो रहा है लिख के पढ़ो, पर पढ़ो बस। तुम्हारे दिमाग में अभी नेक्स्ट 5.5 मंथ्स इंटर CA के अलावा और कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला है और वापस बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया से दूर रहो जितना होता है उतना। जितना तुम्हारा सेलफोन तुम्हारे पास नहीं होगा ना, उतना तुम पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। सो मेक श्योर कि अभी अपन नेक्स्ट 5.5 मंथ्स अपना 100% दे रहे हैं। एग्जाम्स के पहले आपके मुंह से ये स्टेटमेंट आना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया है। अब इससे ज्यादा कुछ भी होता ना तो इट इज अ डेथ। सो वो स्टेटमेंट आपके मुंह से सुनना है बस अपना 100% दो, फिर देख लेंगे जो भी रिजल्ट होगा, फिर अपने हाथ में नहीं है। आपने अपना दे दिया 100%, फिर अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। सो ये एक चीज बस आप लोग ध्यान में रखो।